हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। जैसे अपन जल का उदाहरण लें तो जल अपनी ठोस में भी बन सकती है, उबलकर गैस में भी बदल सकती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जैसे मान लो अपन ने किस बर्फ़ को गर्म किया, जैसे चित्र दिख रहा है, इसमें बर्फ़ क्या हो रही है, गर्म हो रही है बर्फ़ इसमें गर्म हो रही है। तो गर्म करने पे क्या हो रहा है कि ठोस जैसे ही ताप बढ़ा तो उसके कणों में क्या हुई, गतिज ऊर्जा बढ़ी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से जो कण हैं अधिक तेज़ी से गति करने लगेंगे, तो जो उनका आकर्षण बल है उसको वो पार कर जाएंगे और फिर जिससे जहाँ जुड़े होंगे उस स्थान को छोड़कर स्वतंत्र होकर गति करने लगेंगे। जैसे ठोस के कण हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल है, जैसे ही ताप बढ़ा तो आकर्षण बल कम होगा, तो ये ठोस के अणु एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर होंगे तो द्रव अवस्थाएं बदल जाएंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। जब जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाए तो वह कहलाता है गलनांक। और जो बर्फ़ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन और वैसे सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद कर लेना, पेपर में कभी कभी इसके बारे में आता है। तो अब किसी ठोस के गलने में तो ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से आती है। अब ठोस गला तो ये ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से आती है, और इसको जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है जब तक ठोस गलता नहीं है तब तक वो ऊष्मीय ऊर्जा समान रहती है। आप देख रहे हैं, अगर बर्फ़ को अगर अपन गर्म करेंगे तो जब तक बर्फ़ पूरी पिघलेगी नहीं तब तक उसका जो ताप होता है बिल्कुल समान रहता है, क्योंकि जब तक वो जो ऊष्मीय ऊर्जा जो मिल रही होती है, जो हीट उससे वो बर्फ़ अपने अंदर अवशोषित करता रहता है जब तक वो पिघलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसको पिघलने में गलनांक जो ठोस है द्रव से बदलने में जितनी हमें ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे अपन सगलन की विशुद्ध ऊष्मा कहेंगे। सगलन अभी अपन ने पढ़ा ही था, सगलन क्या होता है ना, उसे सगलन की क्या कहेंगे, विशुद्ध ऊष्मा कहेंगे। माना जो ठोस है द्रव में बदलेगा, तो द्रव में बदलेगा तो उस ऊर्जा की आवश्यकता कितनी ऊष्मा की, तो उसे सगलन की विशुद्ध ऊष्मा कहेंगे। सगलन मतलब ठोस का द्रव में बदलना। और संघनन क्या कहलाता है, ये दोनों शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, संघनन और सगलन। जिस सगलन है, जिस गल मतलब गलना। संघनन में क्या होता है, गैस द्रव में बदलती है और सगलन में ठोस द्रव में बदलता है। तो बच्चों ये याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। तो उसको गलने में जो ऊर्जा की अपन को आवश्यकता होती है उसे सगलन की विशुद्ध ऊष्मा कहते हैं। अपन पढ़ेंगे क्वथनांक क्या होता है। तो आप जैसे अपन पानी गर्म करते हैं तो पहले जो बर्फ़ है, बर्फ़ से द्रव में बदला और द्रव से फिर पानी क्या होता है, धीरे धीरे उबलने लगता है, तो वो भाप में बदलने लगता है। तो जिस ताप पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाए और वायुमंडलीय दाबमान पर हुआ तापमान जिस द्रव पर उबलने लगा है उसका क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक कितना होता है, केल्विन में होता है 373 और सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस। आप देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ द्रव में बदलना शुरू होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है पानी, और 300 और केल्विन में 373। तो जी आप बिल्कुल दिमाग में रखना, ये पेपर में कभी कभी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ये अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस। तो ये अपन अभी पढ़ी थी, ठोस द्रव। ठोस से द्रव में भी ऊष्मा लगती है और द्रव से गैस में बदलती है तब भी ऊष्मा लगती है। लेकिन जैसे ही अपन गैस से द्रव में बदलते हैं तो शीतलता आती है और द्रव से वो ठोस में आती है तो शीतलता आती है। तो इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। फिर अपन आते हैं जी अपना ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन में जैसे अमोनियम क्लोराइड है या नेपथलीन की गोलियां हैं, इसमें क्या होता है, पदार्थ सीधे ठोस से सीधे गैस में बदलता है, इसमें द्रव का कोई रोल नहीं होता है ना। तो ये अमोनियम क्लोराइड सीधे वाष्प में बदलता है, माना ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये कभी कभी आता है ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव अवस्था में परिवर्तित किए ठोस सीधे गैस में बदले। जो ठोस सीधे गैस में बदलता है वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन क्रिया। ठीक है, जैसे नेपथलीन की गोलियाँ, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, जो अपन घर में पूजा सामग्री में यूज करते हैं कपूर, वो भी ऊर्ध्वपातन क्रिया का ही उदाहरण। अब अपन ने पढ़ा ताप। अब दाब से क्या प्रभाव पड़ता है,
दाब से ये प्रभाव पड़ता है, जैसे कोई गैस है, गैस में अपन जैसे ही अपन ने पढ़ा था कि ठोस में संपीड़ितता का गुण नहीं होता, संपीड़न का गुण, लेकिन द्रव में थोड़ा होता है, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है ना। जैसे ही अपन गैस को दबाएंगे तो गैस जैसी दबेगी तो पहले तो ये चित्र देखो, अपन गैस पे दबाव डाल रहे हैं तो ये ठोस में है ना, ये इस पर ज़्यादा दबाव डाला तो ये द्रव में, लिक्विड में बदल गई। नहीं, ये यहाँ गैस में है, सॉरी, ये यहाँ कैसी है, अपनी गैस अवस्था में है ना। अपन ने इस पर थोड़ा सा दाब डाला तो ये अपनी कैसे बदल गई, लिक्विड में, द्रव में। और यहाँ थोड़ा और दबाव डाला तो ये बदल गई ठोस में, सॉलिड में। तो जो गैस पर अपन जैसे जैसे दबाव डालते हैं तो वो गैस, दबाव डालने पर गैस अपनी अवस्था को छोड़ के द्रव में बदल जाती है, और ज़्यादा दाब डालते हैं तो वो बदल जाती है ठोस में। द्रव में कौन सी गैस भरी जाती है, जो अपन पढ़ते हैं ना, LPG ना, जो अपने घरों के सिलेंडर में भरी जाती है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसलिए इसका नाम लिक्विड रखा गया। इसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में सिलेंडरों में भरा जाता है, इसलिए इसका नाम है लिक्विड, है ना। और एक शुष्क CO2 गैस होती है, जिसे शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो ये शुष्क CO2 जो होती है ठोस अवस्था में होती है, इसलिए इसे शुष्क CO2 कहते हैं। इसमें क्या होता है, ठोस CO2 के बारे में आपने सुना ही होगा, जब वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर पर जो ठोस है द्रव अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित होती है, उसे अपन बोलते हैं शुष्क बर्फ। देख, ये कभी कभी पेपर में आता है, ठोस शुष्क बर्फ कौन है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इस चीज़ से और आप अवस्थाओं को क्लियर समझ लें। जैसे सगलन क्या होता है, ठोस से द्रव में बदलना, लेकिन द्रव से ठोस से बदलना जमना होता है। द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, संघनन, जो मैंने आपको बताया था, है ना। मैंने गैस का द्रव में बदलना, और लेकिन गैस का द्रव का गैस में बदलना बाष्पीकरण, और गैस का द्रव में बदलना संघनन। ठीक है, और ये सीधे गैस का किस में बदलना, ठोस में, जिसमें द्रव नहीं बनना, सीधे गैस जो ठोस है सीधी किस में बदली, गैस में, वो उत्पादन। गैस का सीधे ठोस में बदलना उत्पादन। तो ये आप याद कर लेना, सगलन और संघनन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसमें जब बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं सगलन और संघनन में, ये सगलन और संघनन। संघनन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो गैस है किस में बदलती है, द्रव में बदलती है, और सगलन में क्या होता है, ठोस द्रव में बदलता है। तो ये आप ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन द्रव की कोई अवस्था नहीं होती, ठोस सीधे गैस में बदलता है, या गैस सीधे ठोस में बदलती है, वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अपन नेक्स्ट आते हैं, बाष्पीकरण क्या होता है। तो बाष्पीकरण मतलब पानी का भाप में बदलना। क्या होता है, जब अपन पानी को गर्म करते हैं, अभी अपन ने पढ़ाई था, तो उसमें क्या होता है, गैस द्रव ठोस के कणों विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे अपन ने पानी को गर्म किया तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वे आकर्षण बल से मुक्त हो जाएंगे, और आकर्षण बल से मुक्त होंगे तो एक गति करने लगेंगे, और क्वथनांक से कम तापमान होने पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया कहलाती है बाष्पीकरण। मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब एक तरह से अपन ये कहेंगे पानी का भाप में परिवर्तित होना बाष्पीकरण कहलाता है। अब बाष्पीकरण प्रभावित किन किन कारणों से होती है, अपन ये देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सतह क्षेत्र बढ़ना। सतह क्षेत्र ऐसे समझो आप देखना, जैसे एक अपन ने भगोनिया में पानी लिया है ना, और एक अपन ने बड़े भगोने में पानी लिया, तो पानी इस गर्मियों के दिनों में छत पे रखा, तो किस में बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, किस में पानी कम हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा ना कम, अपने बड़े भगोने में। छोटे भगोने में कम होगा, बड़े भगोने में ज़्यादा होगा बाष्पीकरण। इसी प्रकार अपन कपड़े फैला, एक कपड़ा अपन ऐसे ही डाल देते हैं और एक कपड़ा फैला के डालते हैं, तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा, जो कपड़ा अपन ने फैला के डाला होगा वो जल्दी सूखेगा। तो सतह क्षेत्र बढ़ने में, अगर अपन सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। फिर दूसरा जो पॉइंट है बाष्पीकरण का, तापमान में वृद्धि। में तापमान अगर अधिक होगा तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और तापमान कम होगा तो बाष्पीकरण कम होगा। तीसरा पॉइंट है आर्द्रता में कमी। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कपड़े नहीं सूखते, माना बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, माना पानी भाप में देर से बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि वातावरण में नमी ज़्यादा होती है। अगर वातावरण में नमी ज़्यादा होगी तो बाष्पीकरण कम होगा, और नमी अगर कम होगी तो बाष्पीकरण अच्छा होगा। तो आर्द्रता मतलब बरसात के दिनों में जो मौसम होता है
आर्द्रता मतलब नमी। फिर है वायु की गति में वृद्धि। अगर हवा अच्छी चल रही होगी, आपने देखा होगा, और हवा अच्छी ठंडी चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो अगर वायु की गति में वृद्धि ज़्यादा है तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वायु की गति में वृद्धि कम है तो बाष्पीकरण कम होगा। अगला पॉइंट है बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। बच्चों इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, शीतलता कैसे आती है। तो इसके कई क्वेश्चन आते हैं कि मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, कूलर हमें ठंडी हवा क्यों देता है ना, और छत पे गर्म छत पर हम पानी क्यों डालते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो इसी पर निर्भर रहते हैं। आपने कभी कभी तवा देखा होगा, तवा पर अपन जैसे ही गर्म तवा लो तो गर्म तवा पर अपन पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी जैसे ही डाला तो पानी भाप बन के उड़ता है और कुछ समय बाद अपना तवा ठंडा हो जाता है। होता तो क्यों होता है, तो भाप जैसे ही हमने पानी डाला तो उसके आसपास की जो गैस है, उसका जो गर्म वातावरण, तवा का जो गर्म क्षेत्र है, पानी डालने पर वो भाप बन के उड़ गया, तो वो जो गर्म चीज़ थी वो ठंडी हो गई ना। तो ऐसे ही सब में से जैसे अपन एसीटोन, जैसे ही अपन हथेली पर जो नाखून साफ़ करने वाला ऐसे अपन डालते हैं नाखून वाला साफ़ करने, तो अपनी हथेली ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे ही अपन ने उस जगह पर डाला तो उस जगह की जो गर्मी और जो हमने डाला वो द्रव है वो सीधे बाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें अपने हथेली में शीतलता महसूस होती है ना। तेज़ धूप वाले दिनों में अपन छत पर खुले जल छिड़कते हैं, क्यों, जिससे जल के बाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। गर्मियों में सूते कपड़े क्यों पहनते, इसका भी रीजन यही है। क्या है, सूती कपड़े हमसे क्या होता है, हमें शारीरिक गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, और पसीना ही जैसा आता है तो बाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो द्रव की सतह के जो कण हैं हमारे शरीर के आसपास से जल लेकर वाष्प में बदल जाते हैं, और बाष्पीकरण की जो विशुद्ध ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाए, जिससे शरीर हमारा शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। सीधी बात ये है, इसका मैं आपको नॉर्मल अपनी भाषा में समझाऊँ। जैसे अपने शरीर की गर्मी है, शरीर में पसीना आया है ना, पसीना जो आया तो सूती कपड़े ने लिया, अवशोषण किया, तो अपनी जो शरीर की गर्मी और आसपास की गर्मी ने उस पानी को भाप में बदला, तो पानी क्या हुआ, भाप बन के उड़ गया, और जिससे पानी भाप बन के हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुई, शीतलता प्राप्त हुई। ठीक है, इसी प्रकार ये घटना जो होती, बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती, इसका भी रीज़न यही है कि हम जल की बूंदें नज़र आते, वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की ऊर्जा है वो कहाँ, ठंडे पानी के संपर्क में आती है। माने जो गिलास के जो ठंडे पानी की बोतल के चारों तरफ जल वाष्प है, गैस है, जैसे ही गैस जब ठंडे पानी के संपर्क में आया तो वो किस में बदल गई, गैस द्रव में बदल गई। जब गैस द्रव में बदलेगी तो वो किस रूप में बदल जाएगी, तो जल जो है बूंदों के रूप में नजर आए। तो यहाँ जो क्रिया हुई वो कौन सी क्रिया हुई, संघनन की क्रिया हुई। संघनन के कारण हमें जो जल है बूंदों के रूप में नजर आता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।